वह जागा और पाया कि फर्नीचर प्रकाश की गति से सड़ने लगा है। पहले फ्रिज, फिर फर्श और यहाँ तक कि छत पर भी एक बड़ा छेद हो गया। भयभीत आदमी जल्दी से कमरे से बाहर भागा, पर उसने 2 ही कदम लिए थे कि एक अजीब बूढ़े आदमी से सामना हो गया। उसने तुरंत उससे पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, किसे पता। बूढ़ा जब पीछे मुड़ा तो सिर्फ आधा सिर था। आदमी इतना डर गया कि लगभग पैंट में ही पेशाब कर देता। वह एक ही सांस में 6 मंजिल नीचे उतरा। छोटे भवन से बाहर भागने के बाद भी अभी तक हाल के दृश्य से उबर नहीं पाया था, लेकिन इसके बाद जो दिखा उसने उसका दिमाग एकदम खाली कर दिया। न केवल सड़क किनारे के पेड़ों का बड़ा हिस्सा किसी ने काट दिया था, यहाँ तक कि वहाँ पर चलने वाले पैदल यात्री भी, यहाँ तक कि दिखाई देने वाली सभी इमारतें पूरी तरह से टूट-फूट का आभास दे रही थी। वे अधूरी और गड़बड़ थी, जैसे वह किसी यथार्थवादी चित्रकला के महान कलाकार की कृति हो। विक्टर ने सामने की विशिष्ट वास्तुकला को देखा। वह नहीं जानता था कि वह समय यात्रा कर रहा है या सपने में है, लेकिन जैसे जैसे इमारत गायब होने लगी उसने बेहोशी में अपना हाथ कान के पास रखा। फिर उसे उसका मूल रूप याद आया। अगले ही पल गायब हो रही इमारत चमत्कारिक रूप से पुनः प्रकट हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसने देखा कि कुछ दूरी पर छत पर एक काली तरल चीज दिखाई दी। जैसे ही तरल जमीन पर गिरा वह तुरंत एक राक्षस में बदल गया और सीधे विक्टर की ओर लपका। केवल एक बार से विक्टर उसकी विशाल ताकत से जमीन पर गिर गया और उसके सिर पर एक घाव भी हो गया। तभी कुछ अजनबी चेहरे उसके सामने आए। उन्होंने विक्टर को जगाया, पुष्टि करने के बाद कि वह वही व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे थे। बिना कुछ कहे उसे घसीटते हुए भागने लगे। प्रत्याशित रूप से कुछ ही कदम चलते ही सामने एक अतल शून्यता थी और पीछे वह डरावना राक्षस था। विक्टर के निर्णय लेने से पहले उसके पीछे के व्यक्ति ने उसे नीचे धकेल दिया। एक क्षण के असंतुलन के बाद विक्टर चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि बिना खरोंच के सफलतापूर्वक एक अन्य स्थान पर पहुंच गया। किंतु इससे पहले कि वह अपने सामने की दृश्यता को समझ पाता उसे लोग खींचते हुए भागते रहे। सामने के परिचित और अपरिचित परिदृश्य को देखते हुए विक्टर के दिमाग में लगातार वह आवाज गूंज रही थी। आवाज ने कहा, नमस्ते विक्टर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। साथ ही चोट के कारण विक्टर की गति हमेशा दूसरों से एक कदम पीछे थी। अजनबी गुरुत्वाकर्षण और प्रतिगुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए विभिन्न इमारतों के बीच में स्वतंत्रता से आ जा रहे थे, लेकिन विक्टर ऐसा नहीं कर सका। उसे वहीं खड़ा देख कुछ लोग जल्दी से चिल्लाए। वह तेजी से बढ़ा। इस समय ठीक उसी समय राक्षस पीछा करते हुए आ गया और कोई रास्ता न होते हुए विक्टर को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। लेकिन यह पहली कोशिश थी, इसलिए दिशा का सही अंदाजा नहीं हुआ, जिससे वह पूरी तरह इमारत के किनारे पर लटक गया। सबसे आगे वाले आदमी ने विक्टर को उठा लिया और फिर पीछे रहकर रक्षा की जिम्मेदारी ली। उसने राक्षस पर निशाना साधते हुए बंदूक उठाई और भारी प्रभाव से राक्षस को मार गिराया। लेकिन उसने यह भी देखा कि उसके हाथ पर न जाने कब राक्षस ने एक खरोंच छोड़ दी थी। उसने तुरंत मुट्ठी को कस लिया, लोगों से जल्दी से पीछे हटने को कहा, पर यह नहीं सोचा था कि राक्षस फिर से जीवित हो जाएगा। वह जैसे कभी न मरने वाला तिलचट्टा हो, वैसे ही कुछ लोगों का पीछा करना जारी रखा। हड़बड़ी में कुछ लोग छत पर पहुंच गए और राक्षस भी गन सूंघकर पीछा करते हुए आ गया। ये देखकर कि राक्षस ने उनका रास्ता रोक दिया, एक अन्य टीम के सदस्य ने दृढ़ निश्चय किया कि वह राक्षस के साथ मर जाएगा। जॉगिंग के बाद वह नेत्र संकेत से प्रमुख व्यक्ति को इशारा करती है। बगल में खड़ी महिला समझ जाती है कि वह क्या करना चाहती है, इसलिए जल्दी से बोलकर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इस समय केवल अपने आप को बलिदान कर ही दूसरों के लिए थोड़ी सी रास्ता निकल सकती है। विशाल विस्फोट की आवाज के साथ राक्षस भी काले पानी में बदल गया, लेकिन भारहीनता के कारण काला पानी जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि पूरे आकाश में फैल गया। विक्टर बस थोड़ा धीमा प्रतिक्रिया कर रहा था, पर वह बेवकूफ नहीं था। हालांकि यह नहीं पता था कि आगे कहां जाना है, पर कम से कम यहाँ रुकने से ज्यादा सुरक्षित है। इसके बाद कुछ लोग एक सड़क पर पैदल चले। जब देखा कि राक्षस ने पीछा करना छोड़ दिया है, तो साथ चल रही महिला टीम सदस्य फेलन ने विक्टर को बताना शुरू किया कि अब वह लगभग एक विचारधारा है। असली विक्टर शायद कहीं पड़ा है और वर्तमान में गहरे अचेतन अवस्था में है। सभी अचेतन लोगों की यादें एक ही जगह पर आ जाती हैं और यही वह स्थान है जिसे हम यादों के क्षेत्र के रूप में सृजित कर सकते हैं। फिलहाल हम जो दुनिया देख रहे हैं वह सभी अचेतन लोगों की यादें और सपनों से बना अवचेतन दुनिया है। यहाँ क्या प्रकट होगा पूरी तरह से अचेतन व्यक्ति के मस्तिष्क पर निर्भर करता है। क्या आपको कुछ याद है? यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है, क्योंकि सभी बेहोश लोगों की यादें अधूरी और उलझी हुई हैं और वे काले राक्षस जिन्हें क्लीनर कहा जाता है वे बेहोश लोगों की यादों से नहीं बने हैं। अगर इस दुनिया में तो वास्तविक दुनिया में वो कभी नहीं जाग पाएंगे। यह सब स्पष्ट करने के बाद तीनों लोग एक और जगह पहुंचते हैं। फेलिन वे के तो इतोषण दिशांकाओं देखता है, इसलिए वो हाथ वहाँ रखता है। दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं होता, पर अगले ही पल घाव तेजी से बढ़ जाता है। दोनों की नजदीकी देखकर बगल में खड़े आदमी को कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आसपास की जांच करने का बहाना बनाकर फेलिन को वहाँ से हटा देता है ताकि वे के तो विक्टर के मन में कुछ और था, लेकिन इस समय उसे यह नहीं पता था कि रक्षक विक्टर और फेलिन का संबंध उसकी कल्पना से अधिक घनिष्ठ है। जब वे जा रहे थे तो फेलिन ने आकाश की ओर इशारा करके विक्टर को बताया वहाँ वही जगह है जहाँ उसे जाना है। फेलिन द्वारा बताए गए दिशा में देखकर विक्टर ने एक परित्यक्त कारखाना देखा। वह कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन उसे एक पुराने बस पर धकेल दिया गया। पर जब उसने सिर घुमाया तो जो कारखाना पहले सिर के ऊपर था अचानक खिड़की के बाहर दिखाई दिया। सोचा था कि यह पुरानी बस उड़ने वाला साधन है, लेकिन यह कई यादों के समावेश से बना विशेष मार्ग निकला, इसलिए यह कारखाना का प्रवेश द्वार बन गया। स्थान छिपा होने के कारण वह साथी फेलिन जैसे लोगों का शरण स्थल भी बन गया। जैसे ही वे बस से नीचे उतरे कुछ लोग उनके पास आ गए। जब उन्होंने सुना कि इस मिशन में एक साथी की बलि चढ़ गई तो कुछ लोग विक्टर की ओर दुख भरी नजरों से देखने लगे। जो इस समय एक आवाज आई एक बरसाती कोट पहने आदमी की। उसका नाम है लाओ यांग, वह यहाँ का नेता है। उसने कुछ बातें जल्दी से बताई और कहा कि विक्टर का ध्यान रखना है, फिर वह मुड़कर चला गया। समूह के प्रमुख व्यक्ति का नाम है फैंटम, जो लाओ यांग के बाद आश्रय में सबसे ऊपर है। वे एक निर्णय लेते हैं और दूसरा सभी मिशन कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होता है। फिलहाल फैंटम ने विक्टर के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अन्य लोगों को तैनात किया। फीलिंग ने देखा कि वह उलझन में है, तो उन्होंने ध्यान से समझाया। असल में यहाँ को साफ करने वालों की खोज से बचने के लिए उन्हें सभी तारों को तोड़कर दीवार में एक बड़ा छेद करना पड़ा। बाहर वही सफेद घर है जिसे विक्टर ने अभी अभी सपने में देखा था। उसे समझ में आया कि शुरुआत में प्रवेश करते ही क्यों उसने देखा कि सभी कमरों की दीवारों पर एक अनजान सा छेद था और फिर वह दृश्य जो फीलिंग से जुड़ा था। जब तुम 2 हफ्ते सो जाते हो तो कुछ चीजें सामने आ जाती हैं। ठीक उसी समय फैंटम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गया। उसने कमरे में विक्टर को इतने शानदार चीजों की कल्पना करते हुए देखा और तुरंत कह दिया कि वो थोड़ा विशेष है, लेकिन साथ ही उसे यह भी बताया कि कभी वहाँ जाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि वहाँ जाने पर संभवतः फंस जाओगे। आया, लेकिन ये फैंटम के देर रात आने का कारण नहीं है। वह विक्टर से मिलने आया मुख्य रूप से 2 कारणों से। एक तो विक्टर से कहने के लिए कि वह फेलिन की तरफ ध्यान न दे और ये जताने के लिए कि वह अंतिम परत खिड़की तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। लेकिन विक्टर ने पहली नजर में देख लिया कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो इनकार के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो सोचता है कि फेलिन को किसे पसंद करना चाहिए, ये फैसला उसे खुद
खुद करना चाहिए। विक्टर ने जब इस बात की परवाह नहीं की तो फैंटम का चेहरा भी खराब हो गया और उसने तुरंत उसे बाहर के प्रशिक्षण मैदान में ले जाने का निर्णय लिया, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता था कि उसके पास वास्तव में कौन सी विशेष शक्ति है जिसके लिए पुराना यांग अपने साथी के बलिदान के जोखिम के साथ उसे मैदान में लाया। हालांकि खाली गोली की बार-बार मारने के बावजूद विक्टर को जबरदस्त दर्द के अलावा शरीर में कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। डर था कि स्थिति पर्याप्त रूप से उत्तेजक नहीं थी, इसलिए फैंटम ने लोगों से एक रोबोट लाकर विक्टर पर हमले के लिए कहा। ये रोबोट उनके क्लीनर से मुकाबले के लिए बनाई गई प्रशिक्षण टूल थी, लेकिन नतीजा वही था। देखते हुए कि विक्टर के शरीर में कोई असामान्य शक्ति नहीं थी, सभी लोग शक करने लगे कि कहीं बूढ़े यांग ने गलती से किसी नए को रक्षक समझ तो नहीं लिया।